केंद्रीय गृह मंत्री आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जिस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही वो 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। गृह मंत्री के आज रात अहमदाबाद पहुंचने की आशंका है। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके अगले दिन 11 जुलाई को वो शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय तथा नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि उसके आसपास जल वितरण परियोजना, एक सामुदायिक हॉल और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा निर्मित एक वार्ड कार्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा में प्रारंभ हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज होने वाले मतदान के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश जारी किए थे, मगर इसके बाद भी कई जिलों में हिंसा और मारपीट की खबरें सामने आई। 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुल 1778 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। गौरतलब है 795 क्षेत्र पंचायतों में से 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ ब्लॉक में सुबह 10:30 बजे एक क्षेत्र में पंचायत सदस्य की पिटाई कर दी गई। इस कारण मतदान से पहले ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ब्लॉक की ओर जाने वाले रास्ते पर रोक लगा दी। ब्लॉक परिसर में बीडीसी सदस्य की कुछ लोगों ने अचानक पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया और भीड़ को हटाकर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश की 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा, वहीं 1174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखा जाएगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे, जिसको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सही ठहराते हुए कहा, नाना पटोले ने जो फोन टैपिंग की शिकायत की है उसमें दम है। अगर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने उनका फोन टैप किया है तो ये बात गलत नहीं हो सकती। अजीत पवार ने आगे कहा, अगर कोई अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों के फोन टैप कर रहा है तो ये पूरी तरह गलत है। इस प्रकार की हरकत कानून के खिलाफ है। झूठे नाम देकर नेताओं और जनप्रतिनिधियों की फोन टैपिंग की गई है। नाना पटोले के मामले में भी ऐसा हुआ है। अगर ये हरकत राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है तो ठीक है, लेकिन अगर ये निजी फायदे के लिए है तो गैर कानूनी है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने फडणवीस के कार्यकाल में हुई फोन टैपिंग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इस विधेयक को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद राज्य सरकारों को सौंपेगा, जिसमें 11 से 19 वर्ष के बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रबंधन करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वो चुनाव में प्रत्याशी बन सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है। इस ड्राफ्ट को ऐसे वक्त सामने लाया गया है जब उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट स्वयं तैयार किया है। सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति में नवजात मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। इसमें 2026 और 2030 तक के लिए 2 स्टेप में विभिन्न प्रकार के मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है, मगर राजधानी में एक बार फिर वैक्सीन की कमी उभर कर सामने आने लगी है। 3 दिनों पूर्व ही आखिरी वक्त में कोविशील्ड वैक्सीन की खेप मिलने के बाद टीकाकरण का कार्य जारी रहा, लेकिन दिल्ली सरकार के पास अब केवल आज तक का ही स्टॉक बचा है। ऐसे में सोमवार को टीकाकरण के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के पास इस समय कोविशील्ड की 1.73 लाख खुराक बची है, वहीं कोवैक्सीन की 2.54 लाख खुराक मौजूद है। मानसून का आगमन भारत के कई राज्यों में हो चुका है, मगर अभी भी दिल्ली एनसीआर में मानसून का आगमन न होने के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर वासियों को
काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज बारिश हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दिल्ली में दस्तक देने की प्रबल संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चला मानसून दिल्ली एनसीआर में भी अब सक्रिय होने वाला है। वैसे तो पहले समय से पूर्व मानसून के आने की आशंका जताई गई थी, लेकिन मानसून इस वर्ष अपने निर्धारित समय से भी देरी से आया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के शेष इलाकों में मानसून के पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मानसून तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का स्वरूप दिन पर दिन बदलता जा रहा है। ऐसे में अब कप्पा वेरिएंट के 2 मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कप्पा वेरिएंट को लेकर सचेत किया है। केंद्र ने कहा इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। डेल्टा वेरिएंट के समय ही इसकी भी पहचान हो गई थी, लेकिन इसकी प्रबलता काफी कम है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इसकी प्रबलता काफी कम है, लेकिन अगर इसके मामले सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये देश में मौजूद है। डॉक्टर पॉल ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा हमें कप्पा वेरिएंट के वैज्ञानिक प्रभाव और वैक्सीन प्रतिरक्षा पर नजर रखने की जरूरत है। कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से चल रही कक्षाओं को अब मामले में गिरावट के बाद ऑफलाइन करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में गुजरात में संक्रमण के मामलों में कमी के मद्देनजर सरकार ने 15 जुलाई से 12वीं कक्षा के अलावा कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में 50% क्षमता के साथ कक्षाएं प्रारंभ करने की इजाजत देने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सरकार की कोर कमेटी की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के बाद ये निर्णय लिया है। गौरतलब है गुजरात में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 56 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान छात्रों के लिए कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन यदि छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों के अधिकारियों को अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी। कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत की चिकित्सा प्रणाली को ध्वस्त करने वाली दूसरी लहर अब सुस्त पड़ गई है। महामारी के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 42,766 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,206 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन गिरावट के साथ ही रिकवरी दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 महामारी को 45,254 लोगों ने मात दी है और स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,07,95,716 पहुंच गई है। तो वहीं इस महामारी से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या 2,99,33,538 है। भारत में रिकवरी दर में बढ़ोतरी के साथ साथ सक्रिय मामलों में गिरावट देखी जा रही है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,033 है। इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 4,07,154 पर पहुंच गई है। चीन आए दिन दुनिया पर अपनी धाक जमाने के साथ साथ दुनिया के लिए एक नई मुश्किलें भी खड़ी करता रहता है। चीन प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी नापाक हरकत करता है जिससे उसके मंसूबों को अंजाम मिल सके। इसी कड़ी में अब चीन अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है जिसे सोचकर ही रूह कांप जाए। बात कुछ यूं है कि चीन अपने सैनिकों को ज्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को ये जानकारी देते हुए इस मामले पर सतर्क भी किया है। अमेरिकी सलाहकारों के अनुसार आने वाले समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चीन अपनी सेना को ज्यादा ताकतवर बना लेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा उभर कर सामने आ सकता है। ये ऐसे सैनिक हो सकते हैं जिन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर सुनने व सांस लेने की क्षमता में अंतर नहीं आएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीनी कंपनी बीजीआई ग्रुप ने अब तक 80 लाख चीनी महिलाओं का डेटा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा कर लिया है।